Which of the following is not an objective of analysis of financial statements? यानी कि जो आपको फॉलोइंग पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आता है। पहला है टू असेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। तो बच्चों ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ करता है प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को असेस करना। दूसरा है टू एसरटेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो ये भी एक वो होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसे आप, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तीसरा है टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। तो बच्चों इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस जो है वो ऑब्जेक्टिव कभी नहीं रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, बल्कि ये तो इसका एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक होता है कि वो इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है बच्चों, तो आंसर तो यही है, लेकिन फिर भी हम जो है अपना पॉइंट नंबर डी पढ़ लेते हैं। टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है हमेशा कि फाइनेंशियल पोजीशन में या प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसके रीज़न जानना। तो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आंसर है हमारा पॉइंट नंबर सी। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि इनमें से कौन सा है जिसको हम एसेट टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। क्या वो करंट रेशियो है, क्या वो क्विक रेशियो है, क्या वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, क्या फिर वो ऑपरेटिंग रेशियो है। तो इसका आंसर है बच्चों क्विक रेशियो। इसको एसेट टेस्ट रेशियो एज वेल एज लिक्विड रेशियो के नाम से भी जानते हैं। आपको बच्चों करंट रेशियो ऑफ सुपर लिमिटेड दे रखा है 2:1। फिर आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दिस रेशियो। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर करंट रेशियो दे रखा है सुपर लिमिटेड का। फिर आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो रेशियो को डिक्रीज करेगा। ठीक है, कौन सी ट्रांजैक्शन जो आपको दे रखी है उनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन जो है उसको रेशियो को डिक्रीज करेगी। पहला है पेमेंट ऑफ ₹40,000 टू क्रेडिटर्स। तो बच्चों अगर आपका रेशियो ऑलरेडी मोर देन 1 है और ऐसे में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों कम होते हैं, तो ऐसे में दोनों के कम होने से रेशियो इंक्रीज हुआ करता है, ठीक है, ना कि डिक्रीज। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो करंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है। अगले पॉइंट में देखिए, सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू है ₹38,000 लेकिन बेचा है 16,000 का। बट यहाँ पर भी आपका करंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज फर्नीचर तो एक नॉन करंट एसेट है, मगर जो कैश है वो तो करंट एसेट है, और सिर्फ करंट एसेट बढ़ेगी तो करंट रेशियो भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी करंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट नंबर सी देखिए, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। आपने लॉन्ग टर्म लोन जो कि ₹7 लाख है उसको हमने लौटा दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो कम हुआ वो तो है एक नॉन करंट लायबिलिटी, मगर साथ साथ आपका करंट एसेट भी कम हो गया क्योंकि लौटाया तो पैसा ही होगा आपने, है ना, पेमेंट जो किया वो कैश में किया है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका करंट एसेट कम हो गया, और करंट एसेट कम होगा तो करंट रेशियो भी कम हो जाएगा। जिस तरह से करंट एसेट के बढ़ने से करंट रेशियो बढ़ता है, उसी तरह से करंट एसेट के कम होने से करंट रेशियो कम भी हो जाता है। तो आंसर तो आपका पॉइंट नंबर सी है, लेकिन फिर भी हम ट्रांजेक्शन डी को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ₹1,18,000। तो डेटर से जब आप कैश कलेक्ट करेंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट देयर विल बी नो चेंज इन करंट रेशियो, क्योंकि एक करंट एसेट बढ़ रही है, दूसरी करंट एसेट कम हो रही है बाय द सेम अमाउंट, और करंट लायबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर नो चेंज इन करंट रेशियो आएगा। तो इसका आंसर जो है इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, या फिर क्या फिर दोनों सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। तो पहला, इशू ऑफ डिबेंचर विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं और बताया नहीं गया कि वो कैसे इशू करे गए हैं, तो यही माना जाता है कि उनको फॉर कैश ही इशू किया गया है। ठीक है बच्चों, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है ये। अब स्टेटमेंट 2 क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू द वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ मशीनरी विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। तो बच्चों जब डिबेंचर्स को आप इशू कर रहे हो इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि ये डिबेंचर इशू किए गए हैं मशीनरी की परचेज के बदले, तो मशीनरी आ गई, डिबेंचर चले गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी कैश का फ्लो नहीं हुआ,
और ये स्टेटमेंट कर रहा है कि ये कैश का आउटफ्लो है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों रॉन्ग है। इसका मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इन्होंने कहा है यहाँ पर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश में खरीदने का आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और कैश तो है ही कैश। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और कैश के बीच की ट्रांजैक्शन से कैश के बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा करता इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर नो इफेक्ट ही आएगा, बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। पेड ₹5 लाख टू एक्वायर शेयर्स इन नेलिगेयर इंडस्ट्रीज एंड रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹30,000 आफ्टर एक्विजिशन। ये ट्रांजैक्शन जो है वो क्या कैश आउटफ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग ₹4,70,000 या कैश इनफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग ₹4,70,000, क्या कैश इनफ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग ₹4,70,000 या फिर कैश आउटफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ₹4,70,000। तो बच्चों जब हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसे एज एन इन्वेस्टमेंट ही एक्वायर किया जाता है और इसकी वजह से कैश का आउटफ्लो होता है। तो ये ₹5 लाख तो कैश का आउटफ्लो है और जो डिविडेंड हमें रिसीव होता है वो हमारा कैश इनफ्लो कहलाता है और दोनों ही हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपका आउटफ्लो हुआ है कैश का ₹5 लाख और इनफ्लो हुआ है ₹30,000। जो शेयर परचेज करे गए वो आउटफ्लो है और जो डिविडेंड मिला वो इनफ्लो है और दोनों ही इन्वेस्टिंग का है, ध्यान रखिएगा। और नेट रिजल्ट आएगा ₹4,70,000 नेगेटिव, जो कैश के आउटफ्लो को रिफ्लेक्ट करता है। ये आप ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया।